चलिए सर, अब हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ते हैं। पार्ट सेकंड है स्टडी ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। मतलब सर इस पार्ट में हमें यह जानना है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। पहले क्या जानेंगे सर? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम होता है स्पेस लैटिस, और कुछ लोग प्यार से भी बुलाते हैं लैटिस। सर आप सभी को मतलब पता होगा लैटिस का मतलब जाल। क्या दूसरा हमें कुछ ना पता, आप बता दो। लैटिस का मतलब होता है जाल। अब इसमें क्रिस्टल में जाल कैसे बचाया जाता है? क्रिस्टल का जाल हम अगर कहें कि जब 3D स्पेस में, ये आपके आसपास जितनी भी खाली जगह है ना, ये 3D स्पेस है। तो इस स्पेस में जब हम पार्टिकल को रखें या मतलब पार्टिकल को क्या करें, अरेंज करें, तो जो अरेंजमेंट हमें मिलेगा उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं सर? हाँ, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3D स्पेस। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3D स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब देखो, हम स्पेस में हम रख के तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि रखेंगे तो फिर ठहर ही नहीं पाएंगे। तो अब हमें 3D चीज को 2D में दिखाना है, बोर्ड में दिखाना है। तो बोर्ड में तो 2D होता है ना, तो हम दिखा सकते हैं ऐसे। चलिए देखिए, हमने ये पार्टिकल को अरेंज किया। ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट पार्टिकल ही है। सर पार्टिकल का शेप पॉइंट जैसा होता है क्या? नहीं, पर एक पॉइंट है, मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टिकल को। अगर हम ये इंसान बना दें ऐसा खड़े बालों वाला, तो क्या ये इंसान हो गया? नहीं, पर ये इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है समझाने के लिए। ऐसे ही पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है? पार्टिकल। तो हमने देखिए अलग अलग तरीके से अरेंज ऐसे कर सकते हैं। हमने पार्टिकल को ऐसे रख दिया, सीधी लाइन रखा। फिर दूसरी लाइन जो बनाई, हमने पार्टिकल को इस दो पॉइंट के बीच में रखा, फिर यहाँ 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 ऐसे रखा, फिर सीधी लाइन बना दी, फिर इन दोनों के बीच में रखा, इन दोनों के बीच में। तो आप और भी अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सर आप कैसे अरेंज कर सकते हैं? आपने जैसी पहली लाइन बनाई, बिल्कुल वैसी दूसरी लाइन बना सकते हैं, फिर वैसी तीसरी, वैसी चौथी, ऐसे भी बना सकते हैं। वो भी अरेंजमेंट कहलाता है। तो कुल मिला के स्पेस में जब आप पार्टिकल को अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। तो ये हमारा क्या है? क्रिस्टल लैटिस। और जिस जगह पार्टिकल रखे हैं, जैसे ये पॉइंट है, जिस जगह पार्टिकल रखे हैं तो ये लैटिस पॉइंट कहलाएगा, या लैटिस साइड्स भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा? लैटिस पॉइंट, लैटिस साइड। मतलब जहां जहां पार्टिकल रखे हैं तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस साइड। जहां हम लोग रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? घर। ऐसे ही जहां पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं उसे लैटिस साइड। आ गया सर समझ में? अब हम लोग पढ़ते हैं सर क्या? यूनिट सेल। क्या पढ़ते हैं? यूनिट सेल। देखिए यूनिट सेल क्या होता है? इसी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन होता है। ये क्रिस्टल लैटिस दिख रही है, इसी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड जनरेट एंटायर लैटिस। मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन होता है, जिसे दोहराने पर या कई सारे यूनिट सेल को आप मिला दो तो एक क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। सर जैसे एग्जांपल, आपने दीवार देखी होगी, तो दीवार किससे मिलकर बनी होती है? ब्रिक से। तो कई सारे ब्रिक्स को मिला दो आप अलग अलग डायरेक्शन में, तो क्या बन जाएगी? दीवार फिर से बन जाएगी। तो यहाँ पे दीवार क्या है? क्रिस्टल लैटिस। और जो उसका सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है? ब्रिक। वो है यूनिट सेल। जैसे ये ब्रिक जैसा शेप दिख रहा है? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। अब बताइए, अगर ये यूनिट सेल, ये सबसे छोटा ब्रिक है और इसी को हम यूनिट सेल बोल रहे हैं। अब ऐसे ही हम ब्रेक बहुत सारे लगाते हैं। मतलब कितने ब्रेक लगा सकते हैं हम? यहां से एक, इस तरफ दो, इस तरफ तीन, चार, पांच, और हम ये छह, तो छह लगा सकते हैं। फिर उन छह के भी और, मतलब ऐसे कई सारे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल विच रिपीटेड इन अलग अलग डायरेक्शन या डिफरेंट डायरेक्शन एंड फॉर्म पूरा क्रिस्टल एंड फॉर्म एंटायर लैटिस। सर इसमें आप सर कैसे दिखाएंगे? इसमें तो हमें कुछ ना दिख रहा। इसमें सबसे छोटा पोर्शन क्या दिख रहा है? सर देखो हम दिखा दें आपको सबसे छोटा पोर्शन। देखें सर, बिल्कुल जरा ध्यान से देखें। ये सर लो, अब दिखने लगा, कुछ कुछ दिख रहा है सर हमें, कुछ कुछ। चलिए आप जरा ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया सर? ये तो बन गया क्यों। और सर कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, देखिए। और भी सर बिल्कुल, ये भी दिख रहा है, देखिए एक और बन गया। और कुछ दिख रहा है सर? बिल्कुल देखिए, ये देखिए बन गया। तो इसका मतलब है, देखिए क्रिस्टल किससे मिलके बने हैं? बहुत सारे क्यूब से। क्रिस्टल, ये पूरा क्रिस्टल लैटिस किससे मिलके बना है? बहुत सारे क्यूब से। तो इसका सबसे छोटा पार्ट क्या है? एक क्यूब। ये तो ये अकेला या फिर ये अकेला, मतलब बहुत सारे क्यूब को मिलाते हैं तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। इसका सबसे छोटा हिस्सा बताओ कौन सा? ये वाला सर, या ये वाला, या ये वाला। क्लियर है? सबसे छोटा हिस्सा। तो हम इसे यूनिट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिट सेल।
अच्छा बताओ पूरा क्रिस्टल कैसे, ऐसे ही बहुत सारे क्यूब मिला दो तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। तो एक बात समझ में समझना कि जो शेप यूनिट सेल का होगा वही शेप क्रिस्टल का होगा, जो शेप यूनिट सेल का होगा वही शेप क्रिस्टल का होगा। अब सर एक चीज दिमाग में आती है, सब यूनिट सेल के बारे में क्यों पढ़ते हैं? तो हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि जो प्रॉपर्टी जनरली क्रिस्टल की होगी वही प्रॉपर्टी यूनिट सेल की होगी, और यूनिट सेल को पढ़ना थोड़ा सा आसान होता है। तो यूनिट सेल के बारे में आप पढ़ के क्रिस्टल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इस वजह से हम स्टडी किसकी करते हैं? यूनिट सेल की। और हम यूनिट सेल की स्टडी से उस क्रिस्टल के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? सर हम स्टडी करने के लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरामीटर्स। जैसे कपड़े सिलने के लिए लंबाई चौड़ाई सब कुछ चाहिए होगी, तब जाके कपड़े सिलते हैं। पढ़ने के लिए सर पेन कागज और मतलब दिमाग तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, और कॉपी वगैरह होनी चाहिए, तब जाके आप पढ़ पाओगे। तो ऐसे ही सर यूनिट सेल को पढ़ने के लिए, यूनिट सेल की कंप्लीट स्टडी करने के लिए हमें किन किन पैरामीटर की जरूरत होगी? तो पहले तो देखो यूनिट सेल बना है यहाँ पे। अब कुछ लोगों के दिमाग में से देख के आता सर ये क्यूब है। देखो अभी हम बताएंगे ये क्यूब क्यों नहीं है, हो सकता है पर ये क्यूब नहीं है। ये आप देख रहे हो ये क्यूब जैसा दिख रहा है, और जिसमें ये साइड दिख रही है ये क्या है? एज लेंथ है। ये ए है, और ये क्या है? बी है, और ये एज लेंथ क्या है? सी। और ए और बी के बीच में जो एंगल है वो ए और सी के बीच में जो एंगल है अल्फा, और यहाँ बी और सी के बीच में बीटा, और इसके बीच में गामा। ये तीन एंगल है। तो एक बात बताओ, अगर ये ए बी सी तीनों बराबर हो जाती है और अल्फा बीटा गामा भी बराबर होकर 90 डिग्री के हो जाए तो ये क्यूब कह सकते हैं। तब तक क्यूब हम कह नहीं सकते। अब ये यूनिट सेल है, हम कह सकते हैं यूनिट सेल क्यूब हो सकता है, पर कब? जब ये तीनों साइड इक्वल हो जाए, एंगल 90 डिग्री के हो जाए। आगे समझे? पर अभी इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? सिर्फ यूनिट सेल है। अब बताइए इसको पढ़ने के लिए में कितने पैरामीटर्स दिख रहे हैं सर? 6। एक तो ए बी और सी ये साइड हो गई, और अल्फा बीटा और गामा ये क्या हो गए? एंगल। तो यूनिट सेल को पूरा पढ़ने के लिए में 6 पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। देयर आर 6 पैरामीटर रिक्वायर्ड टू स्टडी द यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल के यूनिट सेल के बारे में पढ़ने के लिए में कितने पैरामीटर की जरूरत होगी? 6। 3 एक्सियल साइड्स होंगी हमारी ए बी सी, और 3 एक्सियल एंगल होंगे अल्फा बीटा गामा। तो समझ में आ गया? बताओ एक रिव्यू में बता देना। क्रिस्टल लैटिस, पार्टिकल को अरेंज कर दो स्पेस में, उस अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। यूनिट सेल, क्रिस्टल का सबसे छोटा पोर्शन जिसको दोहराने पर पूरा क्रिस्टल बन जाए। यूनिट सेल को क्यों पढ़ते हैं? यूनिट सेल को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यूनिट सेल को पढ़ने से हम क्रिस्टल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, क्रिस्टल का शेप क्या होगा? जो यूनिट सेल का शेप होगा वही क्रिस्टल का शेप होगा। क्लियर है? आप बताइए दूसरी बात, सर यूनिट सेल को पढ़ने के लिए कितने पैरामीटर चाहिए होते हैं? 6 पैरामीटर, 3 साइड और 3 एंगल। कौन सी साइड? ए बी सी, और 3 एंगल अल्फा बीटा गामा। अब हम लोग पढ़ते हैं सर टाइप ऑफ यूनिट सेल। क्या पढ़ते हैं? टाइप ऑफ यूनिट सेल। लिखिए फिर उसका टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ते हैं लोग। चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को सर 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल साइड एंड एक्सियल एंगल। इन 2 तरीके से हम यूनिट सेल को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब सर करना क्या है, पहले हमें इन दोनों को पढ़ने से पहले, इन दोनों क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ें उससे पहले हमें यूनिट सेल की कुछ प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए याद। सर क्या? यूनिट सेल क्यूब जैसा दिखता है, तो मैंने यूनिट सेल कई सारे बना लिए और उनकी कुछ प्रॉपर्टी जाननी है। सर क्या? पहली प्रॉपर्टी कॉर्नर। यूनिट सेल में कॉर्नर कितने होते हैं? आप सभी को दिखा है इसमें कॉर्नर कितने दिख रहे हैं सर? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8। ये आपको याद होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में आप कॉर्नर रूम में देख रहे सर कितने कोने हैं, ऐसा नहीं देखना है, आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। ठीक है? तो यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं सर? 8 होते हैं। क्लियर है? अब वो यूनिट सेल क्यूब हो, टेट्रागोनल हो, कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है, इसी टाइप का होगा उसका। चलिए सर अब हम लोग बात करते हैं फेस की। फेस क्या होते हैं सर? फेस होती हैं इनकी दीवारें। जैसे एक कमरे में कितनी दीवारें होती? अब किसी के कमरे में कुछ कम दीवारें, तो इसमें देखो एक ये हो गई, 2 3 4 5 6। क्या? तो सर मैं बिल्कुल समझ में आई, अपने कौन कौन सी बोल दी। ये देखो यूनिट सेल है मान लो, तो एक बात बताओ, एक ही ऊपर दीवार है, एक नीचे है सर 2, ये है 3 और ये है 4, और कहीं दिख रही सर? बिल्कुल आपके सामने ये 5 और ये एक यहाँ पे ये 6। तो कितनी दीवारें हो गई? 6। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस। अब आता है सर बात एजेस की। एजेस का मतलब ये लेंथ दिख रही है आपको, ये तो ये क्या होती है बेटा? एजेस होती है। ये 1, ये कितनी हो गई? 2,
3 और ये 4, कितनी होगी 4, और ये 5 6 7 और 8, 8 ही है क्या सर? नहीं, 9 मतलब 9 10 11 और 12, तो एजेस कितनी होती है 12। तो इतना समझ में आया सर, कॉर्नर कितने होते हैं 8 होते हैं, फेस 6 होती है और हमारी एजेस कितनी होती है 12। किसी यूनिट सेल में कॉर्नर 8 फेस 6 और एजेस 12। अब सर 2 वर्ड हम लोग को और जानने हैं क्या? अच्छा एक चीज और रह गई है, मैं आपको लिख दूं, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्या होता है बेटा? क्यूब का सेंटर। आप सभी को पता होगा क्यूब का सेंटर एक ही होता है। अरे हर चीज का एक ही सेंटर होता है, तो क्यूब का भी सेंटर कितना होगा? एक ही बीच में। तो बॉडी सेंटर कितने होते हैं? 1। क्लियर है। अब आते हैं सर डायगोनल की बात। किसकी? डायगोनल। डायगोनल 2 तरीके के होते हैं, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 के बोर्ड में आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि फेस डायगोनल कितने होते हैं और बॉडी डायगोनल कितने होते हैं। अगर आपको दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नंबर याद कर लेना। ठीक है सर। फेस डायगोनल आपको दिख रहा है, ये फेस एक बिल्कुल है सर, तो एक फेस में डायगोनल पता कर लो आप। तो देखो एक फेस में कितने डायगोनल? 1 और ये 2, तो एक फेस में 2 डायगोनल होती, तो कितने फेस होते हैं सर? 6। एक फेस में 2 तो 6 फेस में 12, तो 12 फेस डायगोनल होती। सर आगे समझ में। अब सर क्या होता है? बॉडी डायगोनल। अच्छा बॉडी डायगोनल क्या होता है? जो बॉडी सेंटर से जो डायगोनल होके गुजरे, बॉडी सेंटर से जो डायगोनल होके गुजरे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बॉडी सेंटर डायगोनल या बॉडी डायगोनल। सर कौन सी होती है? जरा ध्यान से देखो, ये क्यूब दिख रहा है कॉर्नर, इसके अपोजिट कौन सा कॉर्नर है? ये वाला सामने वाला। जैसे अगर हम लोग बोले कि ये है, मान लो ये है, तो इसके अपोजिट कौन सा है? ये। तो ऐसी इसके अपोजिट सर आपको कौन सा दिख रहा है? तो इससे आपने मिला दिया। ऐसी इसके अपोजिट कौन सा दिख रहा है? तो ये कितने डायगोनल हो गए? 2। ऐसी अगर हम बात करें 3, इसके अपोजिट कौन दिख रहा है सर? ये। तो 4। मिला नहीं रहा हूं तो आप याद रख लिए, तो 4 डायगोनल हो गए। ऐसे यहाँ 5, 5 से कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 6। तो बॉडी डायगोनल कितने होते हैं सर? 6 होते हैं, सॉरी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कैसे सर? 1 2, क्लियर है, और एक 3 और एक ये 4। तो बॉडी डायगोनल कितने हो गए? 4 हो गए। आगे सुन में, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। बताइए क्या? कॉर्नर 8, एजेस कितनी होती है 12, फेस कितने होते हैं 6 और बॉडी सेंटर 1, फेस डायगोनल 12 और सर बॉडी डायगोनल 4। तो इस तरीके से आपको क्या होना चाहिए यार। अब हम लोग सर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल साइड एंड एक्सियल एंगल। तो सबसे पहले सर हम लोग क्लास ये लिख लिया ना आप लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? पहला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सर कौन सा? पहला क्लासिफिकेशन। बताइए पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है? सर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट तो आप सभी को याद है कि पार्टिकल कहाँ रखे रहते हैं, पार्टिकल कहाँ। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, अब हम लोग पार्टिकल नहीं बोलेंगे, अब हम लोग एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटम। क्लियर है। अब हम लोग एटम को ही लेके चलेंगे। ठीक है। तो ऑन द पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट वो होते हैं जहां एटम प्रेजेंट रहते हैं। तो एटम कहां प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे यूनिट सेल को कितने भागों में बांटा गया सर? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। देखो यहाँ पे एक तो होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। कौन सा सर? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सर कौन सा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और सर नॉन प्रिमिटिव का दूसरा नाम होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होता है सर? सेंटर्ड यूनिट सेल। तो समझ में आया कि सर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट यूनिट सेल को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। यूनिट सेल को कितने टाइप में? 2 टाइप में। पहला है सर प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। और प्रिमिटिव का दूसरा नाम होता है बेटा सिंपल यूनिट सेल। क्या नाम होता है? सिंपल यूनिट सेल। आगे समझ में? क्लियर है सर। अब हम लोग बात करते हैं सर ये सिंपल क्या होते हैं और ये सेंटर्ड क्या होते हैं। तो जब एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, सिर्फ कहां प्रेजेंट हो बेटा? कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। जब एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, यूसी लिख दे रहा हूं यूनिट सेल के लिए, जब एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो तो उस यूनिट सेल को हम लोग सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल देते हैं। सर बनाइए जरा इसका स्ट्रक्चर, बिल्कुल जरा ध्यान से देखिए। तो ये है सर, ये हमने यूनिट सेल बना लिया। चलिए अब यूनिट सेल में एटम कहां प्रेजेंट है? सिर्फ कॉर्नर पे, मतलब यहां 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 यहां। तो ये यूनिट सेल हमारा कौन सा हो गया? कौन सा हो गया सर? हाँ, ये कौन सा हो गया हमारा? सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो बताइए प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती? व्हेन एटम आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर पे हो तो उसे सिंपल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा आप बताएं इसमें लैटिस पॉइंट कितने हैं?
एलपी का मतलब क्या है, लेटिस पॉइंट। चलिए मैं पूरा लिखे दे रहा हूं, लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट कितने हैं इसमें, कोई बता सकता है इसमें? सर देखो, लेटिस पॉइंट का मतलब कितनी जगह एटम रखे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जितने कॉर्नर है उतने ही लेटिस पॉइंट है। ठीक है सर। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं? ये ऐसे यूनिट सेल होते हैं जो कहते हैं कि एटम कॉर्नर पे तो होंगे। देखिए सारे यूनिट सेल में एटम कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते हैं, इसमें कॉर्नर पे भी होते हैं एज वेल एज द सेंटर ऑफ अदर पोजीशन। मतलब कॉर्नर और भी साइड्स पे होते हैं। क्लियर है? कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, ये तो मान लो, कॉर्नर के अलावा भी कहीं और भी होंगे। क्लियर है? तो सुनिए, तो इसको भी क्या किया गया सर, डिवाइड किया गया। क्या किया गया? डिवाइड। पहला हम लोग पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या पढ़ेंगे सर? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जैसे कि आपको पता होगा फेस सेंटर्ड सर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉर्नर पे तो होगा ही होगा। देखो जरा ध्यान से, अब मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आप इससे ही समझ लेना। ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम समझ लेंगे, ध्यान से देखना। दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है सर। एटम कहां प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। लो सर, कॉर्नर बना दिए हमने, कॉर्नर पे होंगे और हर फेस के सेंटर पे, हर फेस के सेंटर पे। मतलब ऊपर होगा तो नीचे होगा, इस तरफ होगा तो इस तरफ और सामने। क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा हो गया? फेस सेंटर। फेस सेंटर यूनिट सेल होता है जब कॉर्नर पे और ईच फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड ही नाम है, कॉर्नर पे हो और हर फेस के सेंटर पे हो। तो बताइए सर इसमें लेटिस पॉइंट कितने होंगे? लेटिस पॉइंट सर, लेटिस पॉइंट का मतलब एटम कहां कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर। कॉर्नर कितने होते हैं बेटा? 8। काउंट करने से अच्छा आपको पता होना चाहिए एटम कहां प्रेजेंट है कॉर्नर पर, तो 8 हो गए। और हर फेस के सेंटर पे, तो टोटल फेस कितने होते हैं? 6। तो कितने हो गए लेटिस पॉइंट? 14। आ गया सुनने? सब बिल्कुल आ गया। अब सर हम लोग बात करते हैं दूसरे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की, जिसका नाम है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या नाम है सर? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दिख रहा है ना आपको? क्या तो सर टेढ़ा जा रहा है आपका? अच्छा ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका स्ट्रक्चर बना, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको। तो सर हमें सब क्लियर हो गया एक बार में। हाँ, मतलब ऐसे यूनिट सेल जिनमें एटम कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। ये तो दहेज में है, ये तो कहीं नहीं जा रहे, एटम कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। और कहां होंगे? क्यूब के सेंटर में, मतलब बॉडी सेंटर में। तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे सर? बताइए क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर यूनिट सेल। Those unit cell in which atom are present at corner as well as the center of Q, ये as well as the body center of Q। क्लियर है? आप इसे लिख भी लेना। ठीक है? तो सर इसमें लेटिस पॉइंट आप बता सकते हो? बताओ लेटिस पॉइंट कितने होंगे सर? 8 कॉर्नर हो गए और एक बॉडी सेंटर, तो 9 हो गए। कितने हो गए सर? 9। आखिरी बचा है सर आपका एंड सेंटर्ड। कौन सा बेटा? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए बनाते हैं सर, ये क्या होता है? ये कौन सी बला है? यूनिट सेल बनाया पहले। क्या बनाया? यूनिट सेल बना दिया। तो यूनिट सेल का साइज छोटा ही होता जा रहा है, पहले ऊपर बड़ा, ये छोटा, ऐसा तो कुछ नहीं है, सारे एक ही जैसे होते हैं। ठीक है? ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। अब देखो देखो, एंड सेंटर कोई भी कॉर्नर पे तो मतलब होना ही होना है, वो तो दहेज में है, वो तो होंगे ही। अब एंड सेंटर का मतलब है कि कोई भी दो अपोजिट फेस में, अगर मान लो ऊपर है तो ऊपर के अपोजिट कहां होगा? नीचे। तो कॉर्नर प्लस एनी टू अपोजिट फेस। तो दोज यूनिट सेल इन विच एटम आर प्रेजेंट कहां? एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज द एनी टू अपोजिट फेस। कॉर्नर पे हो और कोई भी दो अपोजिट फेस में हो। तो सर लेटिस पॉइंट कितने हो गए इसमें? 8 कॉर्नर हो गए और दो अपोजिट फेस तो कितने हो गए? 10। तो आ गया समझ में आपको? बिल्कुल आ गया सर। तो ये चीजें आप लिख लो, फिर हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो बताओ, ऑन द पोजीशन ऑफ लेटेस्ट पॉइंट यूनिट सेल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया सर? 2 टाइप में, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, या फिर सिंपल और सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, कहां? यूनिट सेल में। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं जिनमें कॉर्नर पे होते हैं एज वेल एज अदर साइड। इनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर। फेस सेंटर को हम लोग एफसी लिख सकते हैं, इसको बीसी, इसको एफसी, इसको ईसी, एंड सेंटर। क्लियर है? कोई डाउट है? तो फेस सेंटर क्या होते हैं? कॉर्नर पे हो और एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस। बॉडी सेंटर कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ क्यू। इसमें कॉर्नर प्लस एनी टू अपोजिट फेसेस। क्लियर है? आ गया समझ में आपको? बिल्कुल सर। तो अब चलिए हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या?
एज लेंथ या ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल साइड एंड एक्सियल एंगल, आप इसे लिखें पर उसको मिटा के लिखते हैं, ठीक है।